Hello student. Today we will discuss on the ultrastructure of nucleus for BSc part. First student, BSc part फर्स्ट स्टूडेंट के केंद्र की परिसंरचना वाले टॉपिक पे एक प्रीवियस क्लास भी हुई थी अपने। उसमें केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र क्या होता है, इंट्रोडक्शन और परिचय के बारे में बताया गया था। केंद्र की डिस्कवरी किसने की, किस प्लांट में की, इन सब से रिलेटेड अपनी बात हुई थी। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की परासंरचना। न्यूक्लियस की परासंरचना को एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो इसकी मेम्ब्रेन, इट कैन बी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसके बाद में न्यूक्लियोलस एक पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है। देन क्रोमोसोम नेट, ये गुणसूत्र का जो जाल होता है, दैट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल नेट, गुणसूत्र जाल। देन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो केंद्र की संरचना को बनाता है। केंद्र सभी जितने प्रकार के कोशिकाओं, सेल ऑर्गेनेलिज हमारे कोर्स में है, यह हमने जो डिस्कस किए हैं उनमें फर्स्ट जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज वेरी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग एक्टिविटी, ऑन द पॉइंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड ऑन द पॉइंट ऑफ मास्टर सेल ऑर्गेनेलिज की एक्टिविटीज से केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कहा गया है, क्योंकि कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है ना। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दैट कंटेन ए सेल हेरिडेटी, जो कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित किए रहता है, या केंद्रक के अंदर कोशिका की संपूर्ण आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती है, तथा कंट्रोल द सेल ग्रोथ, कोशिका की वृद्धि को कंट्रोल करता है, जनन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रकाभ होता है, केंद्रक के जैसा आभास होता है, पर केंद्रक नहीं होता है। ट्रू केंद्रक या केंद्रक उनको बोलते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोमल नेटवर्क होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जबकि प्रोकैरियोटा में जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें ऐसी कोई भी संरचना नहीं होती, उसमें केवल साइटोप्लाज्म में कुछ जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, बीच में सेंटर में रहता है जिसको सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं, और वही न्यूक्लियस की तरह एक्टिविटी करता है, न्यूक्लियस नहीं कहलाता। इसी तरह से आरबीसी सेल्स है मैमल्स की, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मीन टू से देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज आरबीसी मैमल्स सेल, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी सभी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर आप बात करें तो प्लांट सेल में परिधि की तरफ केंद्रक होता है, एनिमल सेल में सेंटर केंद्र में होता है ना। सेंट्रल न्यूक्लियोइड सेल इज एनिमल सेल एंड पेरिफेरल न्यूक्लियोइड सेल इज प्लांट सेल। आइदर वी कैन से सेंट्रल न्यूक्लियोइड सेल इज एनिमल सेल एंड सेंट्रल वैक्यूलेटेड सेल इज प्लांट सेल। ओके, द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज मोस्टली राउंड, गोलाकार होता है। इट में भी ओवल शेप भी होता है, डिस्क शेप भी होता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार पे डिपेंड। इट इज कमांड सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक में कमांड सेल और नियंत्रण कोशिका होती है, संपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करती है। एंड इट इज कॉमनली मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेलिज इन द सेल,
द न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेन, केंद्रक का जो होता है बाहरी आवरण वो डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्ली युक्त होता है। क्लियर? दैट सेपरेटेड द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से सेपरेट करता है या अलग करता है। ऑल ट्रैफिक इनटू द आउट ऑफ द न्यूक्लियस इज थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, जो भी केंद्रक के बाहर होता है वो न्यूक्लियर पोर केंद्रक छिद्र के द्वारा न्यूक्लियर प्लाज्म के संपर्क में रहता है। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। इनबाउंड ट्रैफिक इंक्लूड्स ऑल न्यूक्लियर प्रोटीन जस्ट लाइक राइबोसोमल प्रोटीन डेस्टिनेटेड इन न्यूक्लियस के अंदर होता है। आउट बाउंड ट्रैफिक इंक्लूड mRNA एंड राइबोसोम्स। मीन्स सब चीज़ का मतलब ये है कि कहीं ऐसे होते हैं जैसे RNA DNA है ना, जो केंद्रक के अंदर होते हैं। जैसे RNA से DNA से RNA बनेगा तो DNA केंद्रक के अंदर होता है, पर RNA केंद्रक के बाहर जाकर के साइटोप्लाज्म में वर्क करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और उसी से हार्मोनल एक्टिविटी या कंट्रोलर एक्टिविटी होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक के अंदर होता है वो भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म का भी कुछ मटेरियल जो आपस में नेसेसरी होता है, पर्टिकुलर एक डेफिनेट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर आता है ना। इसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस या न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है ना। जस्ट दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर न्यूक्लियस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया। न्यूक्लियस अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में ये बताया गया है कि न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोल करने वाला सेंटर है, केंद्र है, वेयर द मास्टर मॉलिक्यूल DNA, जिसमें मुख्य जो मॉलिक्यूल होता है वो DNA होता है, डायरेक्ट द एंटायर एक्टिविटी ऑफ सेल, जहाँ जो कोशिका की समस्त क्रियाओं को सीधा नियंत्रण करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, और न्यूक्लियर एनवेलप जिसके साथ में पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, उससे सब जैसे ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है ना। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर एक्सटेंशन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और कोशिका का एंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर शेप मीन्स केंद्रक जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर DNA और न्यूक्लियोलस, ये चार पार्ट होते हैं इसके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक सिंगल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रम की होती है। रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट को फॉलो करती है, और इसके बीच में जो स्पेस होता है वो 150 से 350 एंगस्ट्रम का होता है। उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहता है, वो खाली नहीं होता है, उसमें भी कुछ माइक्रो फाइब्रिल्स और माइक्रोनोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका आगे जाके फंक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर होता है, जो साइटोप्लाज्म, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होता है, जो इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों को प्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। मीन्स इस जीव द्रव्य का और केंद्रक द्रव्य का आपस में साम्य स्थापित करता है हिंदी में। क्लियर? इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूक्लियोलस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्रोमोसोमल अटैचमेंट होता है।
एंड क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके चारों तरफ ये राइबोसोम्स प्रेजेंट करते हैं। जनरली राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सराउंडेड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रेजेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज टू स्मूथ एंड rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is called the reticulum, endoplasmic reticulum that bears ribosomal on their surface, and smooth is called that don't bear ribosomes on their surface. ओके, जिनकी सरफेस सतह पर राइबोसोम्स यूनिट चिपकी हुई नहीं रहती है उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिस पे चिपकी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम्स का आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। राइबोसोम्स सामान्य परिस्थिति में जैसे ये सेल है तो ये दोनों यूनिट राइबोसोमल की 2 यूनिट होगी, आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट 70s और 80s टाइप की होती है। 70s जो होती है वो 30 एंड 50s की अलग अलग यूनिट्स होती है, 80s होती है 40 और 60s की अलग अलग यूनिट होती है। यूनिट दोनों आपस में तभी जुड़ती है जब उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में ये दोनों यूनिट आपस में फ्री रहती है और ऐसे सेल में फ्री सस्पेंडेड फॉर्म में भी रहती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी रहती है। तो आज अपन न्यूक्लियस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके बाद में न्यूक्लियस का कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। टुडे दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल।